हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम इम्पीरियल रूल यानी कि शाही शासन और ट्राइबल जो समुदाय थे, ट्राइबल प्रजातियां थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ट्राइबल कम्युनिटी या जो आदिवासी थे उन्होंने भारत की जनसंख्या का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा बना लिया था। तो जो 2001 की जनगणना हुई उसके हिसाब से जो ट्राइबल लोगों की संख्या थी वो 84 मिलियन के करीब थी। और बहुत ज़्यादातर भारतीय राज्यों में कौन कौन से राज्य में, जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में आदिवासी लोग रहते थे। और वो छोटे छोटे राज्यों में जैसे गोवा, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय, इन राज्यों में भी रहते थे। तो जो अरुणाचल के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जैसे उत्तरी पूर्वी जिसको हम बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पे 90% से ज़्यादा आदिवासी लोग रहते थे। और बाकी जो थे, बाकी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जैसे कि असम, मणिपुर, सिक्किम में 23% जनसंख्या का ट्राइबल लोग थे। अब हम ट्राइबल समाज के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से ट्राइबल समाज था। तो वो जो ट्राइबल समाज था उनमें बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति थी, उन्हें उनके अलग लैंग्वेज, सोशल, सामाजिक संगठन, उनके धार्मिक विश्वास, उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी और उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो सबसे अलग थी। तो वो पहाड़ी इलाकों में रहते थे और जो रिमोट इलाके होते थे, जो बाकी हिस्सों से कटे हुए होते थे, दूर होते थे, उसमें रहते थे। तो इस तरह से वो एक अलग तरह की लैंग्वेज बोलते थे जिसको कि ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं। और वो अपनी आर्थिक इकाई के लिए खुद ही व्यवस्था कर लेते थे। तो इस तरह से ज़्यादातर जो आदिवासी लोग थे उनके जो ज़मीन के अधिकार थे वो उनकी जो ट्राइबल मेंबरशिप थी, उनकी जो आदिवासी यूनियन थी, उसके तहत उनको मिल जाते थे। जो ट्राइबल समाज था उसमें उनको बराबरी का अधिकार था। इगलिटरेट मतलब उनको समान अधिकार था। वो अपना लीडर खुद चुनते थे, उनकी रिश्तेदारों के संबंध के हिसाब से और उनकी पर्सनल व्यक्तित्व के हिसाब से। और ये उनका कोई पीढ़ी दर पीढ़ी उनको नहीं मिलता था। तो अक्सर वो लोग स्वीडन फार्मिंग को अपनाते थे। स्वीडन फार्मिंग मतलब होता है कि वो अपनी खेती को शिफ्ट करते रहते थे, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो जंगल के इलाकों में ज़्यादातर खेती करते थे। तो अब हम पढ़ते हैं पास्टोरल ट्राइब्स के बारे में। पास्टोरल मतलब जो देहाती इलाके के जो आदिवासी थे। तो गुज्जर और बकरवाल जो है जम्मू कश्मीर के, वो पानी और खाने घास की तलाश में अपने जो उनके जो जानवर होते थे उनके को घास खिलाने के लिए इधर उधर मूव करते रहते थे। तो उनको हम पास्टोरल ट्राइब बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने कैटल्स के साथ, जैसे शीप, गॉट या ऊँट के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो उनको खाने की और घास की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। इसके बाद थे सेटल ट्राइब्स, जो कि एक ही जगह पर रहते थे। वो इधर उधर पानी या खाने की तलाश में मूव नहीं करते थे। तो उनका एक सामाजिक जीवन था और वो उनके पास ज़मीनें भी होती थी और ज़मीन से और दूसरे सोर्सेज के अधिकार भी होते थे। तो इस तरह से इस पे कौन कौन सी आदिवासी जातियां थी, मुंडास, संथल और गोंड्स, ये इनके ग्रुप थे। तो इन्होंने मध्य और पूर्वी इंडिया पर अपना कब्जा कर रखा था। इसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब किस तरह से जो आदिवासी ग्रुप थे वो भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में थे और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपनाते थे। मतलब अपनी खेती कभी एक जगह करते थे, कभी दूसरी जगह करते थे, क्योंकि उनके पास फर्टिलाइज़र की कमी थी फसल उगाने के लिए। तो इसलिए क्या होता था कि वो एक ही जगह पर जब लगातार खेती करते रहते थे तो उसका कुछ हिस्सा ख़राब हो जाता था। तो इसलिए वो वहाँ जंगली फॉरेस्ट में जाते थे, वहाँ पे जंगलों के पेड़ों को जला देते थे और वो जो ज़मीन थी उसको साफ़ करके अपनी खेती के लिए, फसल उगाने के लिए यूज़ करते थे। तो इस तरह से कंपनी जो है वो कल्टीवेशन के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इसके विरोध में आई और कंपनी ने ट्राइबल ग्रुप को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए मना कर दिया कि इससे बहुत बड़ी संख्या में जंगल में आग लग सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी जंगल की लकड़ियां भी जल जाती थी और टिम्बर जो लकड़ी होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी। तो जंगल के एरिया में जो आदिवासी थे वो जो वहाँ से हर्ब्स मिलती थी उनको दवाइयों के जैसे यूज़ करते थे, लकड़ी के आइटम बनाते थे, खेती के टूल्स हथियार बनाते थे और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद
डिफॉरेस्टेशन और ट्राइबल ग्रुप। डिफॉरेस्टेशन मतलब किस तरह से कंपनी ने जो बहुत सारे कारणों से जंगल के पेड़ों की लकड़ियों को अपने यूज़ में लिया, बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए, इससे कि वहाँ का जो देहाती जीवन था वो बिल्कुल ट्राइबल समाज का अस्त व्यस्त हो गया। अब कमर्शलाइजेशन किस तरह से हुआ फॉरेस्ट का, किस तरह से व्यवसायीकरण हुआ, किस तरह से उसको बिजनेस के लिए यूज़ किया जाने लगा। तो ब्रिटिश ने जंगलों को बहुत सारे व्यवसाय के लिए यूज़ किया। जंगल की लकड़ी को वो रिजर्व, जो कीमती पेड़ थे जंगल में, उसको वो रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से उन्होंने बना लिया। और बहुत सारे आदिवासी जो थे वो जंगल में जा नहीं सकते थे उन जंगलों में, और उन्हें जंगल से कुछ भी लेने की परमिशन नहीं थी। तो इस तरह से ब्रिटिश ने टीक और साल की लकड़ी को रेलवे और शिप इंडस्ट्री में यूज़ किया, और बहुत सारे दूसरे कारणों में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फॉरेस्ट एक्ट बना लिया जिसमें कि आम आदिवासी लोग उससे दूर थे। तो अब फॉरेस्ट एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा आदिवासी पर, वो हम पढ़ते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन द लाइफ ऑफ ट्राइबल वाज अफेक्टेड। तो उससे क्या हुआ, आदिवासियों का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उन्हें अपने जो जानवर थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होने लगी, और उनके जो चारा था जानवरों का, वो धीरे धीरे वो वाली ज़मीन ख़त्म हो गई, और इससे उनके जो जानवर थे वो एकदम प्रभावित हुए। तो पेस्टोरल ट्राइब्स यानी कि जो देहाती आदिवासी थे, उनको जानवरों की चरवाई के लिए टैक्स भी देना पड़ता था, जिससे उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया आदिवासियों पर। और जो ब्रिटिश सरकार थी वो बंजारे जो आदिवासी थे उन पर शक करती थी, और उनको अनसिविलाइज्ड क्रिमिनल के जैसे ट्रीट करती थी। तो इस तरह से 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बंजारे आदिवासी थे उनको गाँव में ही रहना पड़ता था, उनको किसी भी वजह से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तो इस तरह से बहुत सारे आदिवासियों के अधिकारों को छीन लिया गया, और वो बहुत ही कम तनख्वाह पर उनको खदानों में काम करने, माइंस में काम करने के लिए देते थे, प्लांटेशन में, खेतों में, और बहुत कम तनख्वाह उनको देते थे, और मजदूर की तरह उनसे काम कराते थे। तो फॉरेस्ट लॉ जो है वो आदिवासियों ने हंट करते थे, और ब्रिटिश के जो अधिकारी थे वो अपने आप उसको इनाम लेते थे। तो इस तरह से बहुत सारे अत्याचार हुए ट्राइबल्स पर जो ब्रिटिश सरकार ने किए। अब फिर उससे ट्राइबल्स जो थे वो उन्होंने विद्रोह किए अलग अलग। तो बहुत सारे कारणों से जो अभी हमने बताए, उनकी वजह से आदिवासियों ने विद्रोह किया ब्रिटिश के खिलाफ। तो इस वजह से जो फोक डांस, फोक सॉन्ग हैं, फोक कहानियाँ हैं, वो ट्राइबल प्रजातियों में उनके अचीवमेंट हैं, जो कि उन्हें ब्रिटिश की सरकार का विरोध करने पर हासिल हुए। तो इस तरह सबसे पहला जो विद्रोह किया उन्होंने संथल रिवोल्ट किया। संथल विद्रोह में जो 1855 से 1857 के बीच हुआ, उसके बीच में उड़ीसा और बिहार के एरिया में उन्होंने कल्टीवेटर अपने सेट कर लिए। वो ज़मीन के मालिक नहीं थे, लेकिन वो किराएदार थे ज़मींदारों के। तो उन्हें ज़्यादा किराया देना पड़ता था, जिस वजह से उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते थे, और वो उनके टैक्स के जाल में फंस जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने मनी लैंडर, पुलिस, कोर्ट के अधिकारियों और जमींदारों पर हमला किया, और उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश के अधिकारियों को मार दिया, और वहाँ के जो पैसा उधार देने वाले लोग थे। तो इस तरह से ब्रिटिश ने आदिवासियों के विद्रोह को दबा दिया, लेकिन वो उनको कुछ कंसेशन उन्होंने दिया। इसके बाद मुंडास रिवोल्ट था, मुंडास का विद्रोह था। मुंडास जो है वो बिहार के एरिया में रहते थे, और वो 1899 से 1900 के बीच में ये विद्रोह हुआ। तो मुंडास जो आदिवासी थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर हमला किया, और बहुत सारी उनकी क्रिश्चियन मिशनरी पर हमला किया, जिस वजह से बहुत सारे वो जो थे अपनी ज़मीन को वापस लेना चाहते थे, और उस पर दोबारा से खेती करना चाहते थे, और अपने आप को ज़मींदारों और पैसा उधार देने वाले लोगों से आज़ाद करना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश के घरों और ऑफिसर को लूट लिया, और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। और उन्होंने, ब्रिटिश के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, सेनाएं थी, और आदिवासियों के पास परंपरागत हथियार थे। तो बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा ट्राइबल बदले में उनके विद्रोह में उनके नेता के रूप में उभरे, और वो जंगलों और जो आदिवासियों की ज़मीन थी उससे, और जितने भी अन्याय और अत्याचार हो रहे थे उन पर, उससे उनको आज़ाद कराया। तो उनका जो उद्देश्य था वो मुंडा राज के नाम से स्थापित हो गया, और मुंडाज ने पुलिस स्टेशन और जमींदारों और जो लूटी हुई ज़मीन थी
मनी लैंडर्स के द्वारा उसको भी हमला किया। तो इस तरह से जो आदिवासी थे वो बिरसा मुंडा की जादुई शक्ति में विश्वास करने लगे, और लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, आदिवासियों को कुछ उनके परंपरागत अधिकार दे दिए। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आदिवासी विद्रोह हुआ। तो कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह में इसका नाम आता है ब्रिटिश शासन, मिशमीस 1836 में, खम्पति विद्रोह हुआ असम में, वो 1839 से 1844 में, और लशीज का विद्रोह हुआ 1842 और 1844 में, जब उन्हें मणिपुर के गांव पर हमला किया। तो इस तरह से बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसकी वजह से जो ट्राइबल विद्रोह थे, जो आदिवासी विद्रोह थे, वो नॉर्थ ईस्ट सीमांत के एरिया में बिल्कुल अलग थे, और जो सेंट्रल इंडिया के विद्रोह थे, जो मध्य भारत में जो आदिवासियों के विद्रोह हुए उससे बिल्कुल अलग थे नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों के विद्रोह। तो उनके विद्रोह जो थे वो राजनीतिक ऑटोनॉमी, राजनीतिक शासन के उसमें थे, फेवर में थे। तो वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहते थे। और दूसरा, ये जो आंदोलन थे वो जंगलों पर बेस नहीं थे, और वो जो थे अपने आप को विद्रोह करना चाहते थे। ये जो आदिवासी थे वो अपनी ज़मीन का कब्जा वापस चाहते थे, अपने जंगलों पर अपना हक चाहते थे। तो इस तरह से ब्रिटिश जो थे वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में घुस गए, और बाद में उन्होंने ट्राइबल एरिया पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से उसके बाद लंबे समय तक ट्राइबल का विद्रोह से उसके साथ उनका विद्रोह चालू रहा। तो इसके यहाँ पर अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर जो था वो एक शाही फैमिली तक के अंडर में था 19वीं शताब्दी में, और उसकी डेथ के बाद जो उसके राजा थे चंद्रकीर्ति सिंह, 1886 में उनकी डेथ के बाद उनके बड़े बेटे सुरचंद्रा सिंह ने 1886 से 90 तक मणिपुर का कारभार संभाला। लेकिन वो प्रिंस राजकुमार टिकैत ने उनको सिंहासन पर बिठाया, और उनके जो सहयोगी दल थे उन्होंने, तो सुचेंद्रा जो थे उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की उनकी पावर ख़त्म करने के लिए, और उन्होंने मणिपुर के खिलाफ 1891 में लड़ाई शुरू कर दी। तो मणिपुर जो था वो टिकेंद्रजट ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो हार गए, और उनको फिर ब्रिटिश सरकार ने फांसी चढ़ा दिया। तो बहुत सारे स्मरणीय मॉन्यूमेंट बने हुए, स्मारक बने हुए हैं वीर टिकेंद्रजीत की याद में, जो कि वहाँ पर जहाँ पर उनको फांसी चढ़ाया गया था। तो ब्रिटिश युग जो है उसमें बहुत सारे विद्रोह हुए आदिवासियों के द्वारा, और उनके जो मूवमेंट थे, उनकी जो परंपरागत ज़मीन थी, उनके जो जीवन जीने का तरीका था, उसके विरोध में उन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए अंग्रेज़ों के खिलाफ, और लेकिन उनमें से कोई भी विद्रोह सफल नहीं हो पाया, और ब्रिटिश ने अपना कॉलोनियल रूल अपना दिया, जो कि एक्सप्लॉयटेशन और थ्राइव पर बेस्ड था। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो उनके शोषण था, और वो उसमें कामयाब नहीं हुए, और वो अपने ही नियम और कानून को उन्होंने लागू किया। तो स्वतंत्रता के बाद सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए जो आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए, और उनको एक अच्छा कल्चर और उनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आदिवासी प्रजातियां किस तरह से थी, किस तरह से उनका जीवन था, और किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।